जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ और इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसका हिस्सा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, इसमें हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एनोड पर या कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा या कितनी गैस लिबरेट होगी, कितने चार्ज को पास करने पर या कितने करंट को पास करने पर, वो सब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर ये दो चीजों पर बेस्ड है। ये आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एक होता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कुछ कहते हैं ये देखिए। पहले बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, कि इसमें हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेकर चलते हैं सबसे पहले तो। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एनोड होता है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करने में काम आता है। सपोज कीजिए दो इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लेटिनम की मान ली मैंने। अगर मैं वायर लगा दूं इनके बीच में खाली ऐसे, तो कुछ नहीं होगा कि प्लेटिनम में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, नहीं ना। या मान लो दोनों आयरन की लगा दो, दोनों कॉपर की लगा दो, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो होगा क्या, हमें ऐसे में बैटरी लगानी पड़ती है और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के हाई और एक को लो टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा जो कैथोड है, और एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। बीच में भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है ये, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें से कितना चार्ज पास हो रहा है। ज्यादा चार्ज पास होगा तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, कम चार्ज पास होगा तो कम मास डिपॉजिट होगा। एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज होती है। कि केमिस्ट्री माइक्रोस्कोपिक थिंग्स की बात करती है, और माइक्रोस्कोपिक थिंग्स जो होते हैं उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उसे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना कि बुक में कई बार मास लिखा है W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मत ले आना इसमें। W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब इसको समझना, जरा मेरी बात को समझना। जैसे सपोज करो कि हमने यहां पे कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो Cu2 प्लस, SO4 माइनस, H प्लस, OH माइनस और H2O, ये होंगे हमारे पास। ठीक है, हाईली कंसंट्रेटेड है ये। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी तरफ कौन भागेगा, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल, ये जाएंगे एनोड की तरफ, ये उस तरफ दौड़ लगाएंगे। और कॉपर आयन, क्यूप्रिक और आपका हाइड्रोजन आयन और वाटर, ये दौड़ेंगे आपके कैथोड की तरफ। जाएगा इनमें से कौन सा, जिसका एनोड की तरफ वो जाएगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड की तरफ वो जाएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, इधर पहुंचता है कॉपर, तो मैं पहले कॉपर वाले की बात, इधर आपका वाटर पहुंचेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी यहां से। तो यहां पे क्या होगा, मैं अगर इधर बात करूं तो इस बात को समझना, एक Cu पर, एक कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का हिस्सा है, एक्वस सॉल्यूशन का। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे चिपकना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। तो एक कॉपर के आयन, एक क्यूप्रिक आयन को कॉपर के एटम में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या लेके घूम रहा है? चार्ज। अब समझना, एक बार तो मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूं, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना कॉपर है, कितने कॉपर के आयन चिपकेंगे? एक ही चिपकेगा ना। अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक कॉपर का आयन चिपक रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कितने चिपकेंगे? 5 चिपकेंगे। तो सीधी सी बात है ना, जितना ज्यादा मैं चार्ज यहां पे दूंगा उतना ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से जो मेटल आयन है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ठीक है, वही इसने यहां लिख दिया है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू ZQ। अब ये Z क्या होगा भाई? Z होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो गया? देखिए, इसकी डेफिनेशन बताता हूं पहले मैं। एक इलेक्ट्रॉन पास किया जाए, अब कितना मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट का? वो वैल्यू ही क्या आपका? वही वैल्यू आपकी Z है। ठीक है, वही क्या आपका? वही Z है। देखो समझना इस चीज को, पहले अलग तरह से खेलते हैं इसके साथ। मैं अगर करूं W डिवाइड बाय Q इज इक्वल्स टू Z, इक्वल टू का मतलब ही क्या है? इक्वल टू का मतलब सीधा सही है भाई कि इस तरफ की यूनिट और इस तरफ की यूनिट सेम होगी। ये मैं लूंगा ग्राम में, ये कोलाम में, तो यहां पे क्या बनता है? यहां बनता है ग्राम पर कोलाम। तो इसकी यूनिट में क्या होनी चाहिए? ग्राम पर कोलाम। ठीक है, वो कैसे आएगी कि भाई हर एक कोलाम, मतलब अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पर -90। चार्ज की बात आ गई ना, तो यहाँ पे चार्ज हो गया पर कोलाम से कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। अब इसमें एक और डेफिनेशन बनाता हूं पहले मैं, और इसको और अच्छी तरह समझाता हूं। पहले मैं बात करूंगा 1 फैराडे की। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता, फिर इसकी बात करता हूं। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था। अब जो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा अलग से कर दूं, ये खाली समझाने के लिए मैंने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो Q होता है। Q क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू IT। चार्ज को कौन लेके घूमेगा? इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम तक आपने कितना करंट पास किया है, कितने एम्पीयर करंट पास किया, कितने सेकंड तक, उसी के हिसाब से क्या निकल के आता है? चार्ज निकल के आता है। तो यहां से इसका ये भी एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब जो आपका ये है Z है, Z का एक फॉर्मूला और लिख देते हैं। Z क्या होता है? Z होता है E डिवाइड बाय 96500। अब ये क्या बला है? ये कहां से आ गए भाई? समझते जरा, देखिए 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कोलाम। ठीक है जी, सुन लिया हमने। अब ये 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे का मतलब होता है, सीधे देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वो कितना चार्ज लेके घूमता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। माइनस को भूल जाओ। ठीक है, हम चार्ज की बात करें, माइनस और प्लस तो क्या नेचर है उसका? माइनस और प्लस क्या है? नेचर है। ठीक है ना, कोई पूछे कौन सा चार्ज बड़ा है, माइनस के 1 पॉइंट ये या ये? भाई दोनों बराबर है। ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया भी था। इनका स्कोर बड़ा छोटा नहीं। ये जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस तो सिर्फ ये बताता है, ये माइनस ये बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव ये बताता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं होती, तो नेचर होता है इनका। ठीक है, मैं बोलूं एक लड़का एक लड़की, कौन ज्यादा? भाई दोनों एक एक है, वो गर्ल है वो बॉय है, वो सिर्फ उनका नेचर अलग है। ठीक है, संख्या एक ही है। ठीक है, तो ऐसे इसमें है। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे कितना चार्ज होगा? उस चार्ज की संख्या ही क्या है? वही है आपका 96500 कोलाम कह लो या 1 फैराडे कह लो। 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितना चार्ज कैरी कर सकते हैं, वो नंबर है। हालांकि ये राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, थोड़ा सा कम रहता है, पर हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसी को लेके चलते हैं।
तो अब देखो, एक होता है इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको समझ लो जरा। किसी का कोई एटॉमिक वेट आता है, उस एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, कॉपर की बात कर लेते हैं। तो इस पे चार्ज कितना है, 2 है ना। आप चाहो तो ये मतलब चार्ज ऑन कटायन या अनायन, वो भी वही बात रही। कॉपर की बात करो, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, ठीक है। चार्ज कितना है इस पे, 2 से डिवाइड कर दिया। अब कितना आ गया, ये आ गया आपका 31.75 शायद, 31.75 ये आ गया आपके पास। अब जरा समझना मेरी बात को। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट वो होता है कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं से पास कर रहे हो, 1 फैराडे चार्ज पास कर रहे हो, तो इतना चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का कितना वेट डिपॉजिट कर लेगा, उसे बोलते हैं उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा सा मैं गहराई में जाके इसकी बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारे पास जो एटॉमिक वेट होता है, ये क्या है, ये कैसे निकलता है, ये होता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स का जो वेट आता है कि भाई इतने ग्राम, ये आ गया इसका, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका 1 मोल जो उसका वेट होता है एटम का, वो होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना वेट डिपॉजिट करेंगे किसी सब्सटेंस का, वो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट। वन मोल इलेक्ट्रॉन कह दो या 1 फैराडे कह दो। अब जरा समझना, कॉपर की बात लेके चलता हूं। कॉपर का अगर एक एटम मुझे चिपकाना है इलेक्ट्रोड के ऊपर इस फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कॉपर के मैं कहूं कि मुझे ऐसे 1 मोल एटम चिपकाने हैं, 6.022 इंटू 10 इतने एटम, तो सीधी सी बात है, एक आयन को चिपकाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मुझे। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे या 96500 कूलम। तो 2 मोल पे कितना होगा, 2 फैराडे होगा ना, या इसका ट्वाइस कर दो, इतना कूलम होगा। तो कहता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब इस पे पहुंचेंगे, माइनस 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 माइनस, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इसके पास, और हर 2 इलेक्ट्रॉन जो है उससे एक कॉपर का आयन चिपक रहा है, चिपक के न्यूट्रल हो गया, कॉपर कॉपर कॉपर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने कॉपर के आयन को कॉपर के एटम की फॉर्म में चिपका पाएगा, 1 मोल का आधा, यानी कि हाफ मोल। हाफ मोल होगा तो उसका अब जो ये वेट आया है ना हाफ मोल कॉपर का, वही क्या उसका इक्विवेलेंट वेट, और वही क्या होगा आपका 31.75, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। और यहां पर हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूं। तो देखिए, अभी हमने देखा कि W इक्वल टू ZIT, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। या कह दो W इज इक्वल्स टू ZQ। यहां से एक और डेफिनेशन क्या बन सकती है, अगर मैं I यानी कि जो करंट है, करंट यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, टाइम जितनी देर तक आप इस करंट को पास करना चाहते हैं सेकंड में इसकी यूनिट ली जाती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकंड। कि हमारे पास जो ये सेल है, इस सेल में से अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 एम्पीयर करंट को
1 सेकंड के लिए पास करते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर जो वेट डिपॉजिट होगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बन जाएगा, या कह दो कि 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, अब चलते थोड़ा सा आगे, देखिए इसे कैसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। W is equals to ZQ is equals to ZIT, है ना, Q equal to IT हो जाएगा, is equals to Z क्या था, E divided by 96500 इंटू में IT, और क्या कह सकते हैं आप इसको, इक्विवेलेंट वेट क्या था, जो भी उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट था। ठीक है, मान लो W से मैं उसको शो कर रहा हूं, या मैं उसको M से शो कर रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट क्या था कि मैंने मान लिया मैं उसको शो कर रहा हूं M से, डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, जो भी चार्ज था मेरे पास साइन पे, तो ये क्या है, E की जगह लिखा है मैंने, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको एटॉमिक वेट ही लिख देता हूं, डिवाइड बाय जो भी उसमें वैलेंसी थी। ठीक है, E हो गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 96500, ठीक है ना, IT। तो ये सारा क्या, ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ Q भी लिख सकते हो IT की जगह। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा लिख देते हैं आपके लिए। I और T की बात कर चुका हूं। Q आपका चार्ज होता है, कॉलम में इसकी यूनिट होगी। W आपको पता है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास W होता है, ग्राम्स में होगा ये। ठीक है, बाकी सारा आपको पता ही है। ठीक है, ओके। वैलेंसी, क्योंकि आप मेटल की बात करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, चार्ज ऑन कटायन, या लिख दो एनायन, क्योंकि एनोड पे से कोई गैस वगैरह लिबरेट होगी, वो भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ना एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में, तो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज पास हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, वोल्ट में। तो मैं यूनिट को लेके चलूंगा, ये हो गया V, और V आपका Q। Q क्या होता है आपका IT, और वोल्टेज, वोल्ट इनटू करंट, ये क्या होता है पावर। यहां पे एनर्जी चलती जा रही है। यूनिट्स का खेल, देखो न्यूमेरिकल में सारा खेल यूनिट का होता है। इनकी यूनिट क्या है, जूल है। ये वोल्ट में, ये चार्ज आपका कॉलम में होता है, करंट एम्पियर में होता है, टाइम सेकंड में है, पावर की यूनिट होती है वॉट, ये सेकंड। तो जूल क्या होगा, वॉट सेकंड हो गया। तो वॉट क्या हो गया आपका, जूल पर सेकंड हो गया। यहां से मैं लिख सकता हूं ना इस चीज को, वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकंड, है ना, यहां से आ जाएगा। और जूल क्या होता है आपका, जूल हो गया आपका वोल्ट, देखो ये जूल, वोल्ट इनटू कूलम्ब, वोल्ट कूलम्ब हो जाएगा ये आपका, वोल्ट कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, और यहीं से अगर मैं कहूं कि वोल्ट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। और जूल क्या होता है आपका न्यूटन मीटर, कूलम्ब क्या होता है एम्पियर सेकंड, है ना, I इंटू टी। ये यूनिट कन्वर्जन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में देखो बढ़िया लेवल क्वेश्चन आएगा तो खाली आपसे ये नहीं पूछेगा
कि हमने 2 फेराडे चार्ज पास किया, बताओ क्लोरीन कितनी क्लोरीन लिबरेट होगी, इस तरह का नहीं, थोड़ा सा वो यूनिट में खेल खेल सकता है। तो सर यूनिट वाला फैक्टर आपको सही तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके सेकंड लॉ की बात और कर लेता हूं। Faraday's second law of electrolysis, ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि हम कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें। जैसे मैं यहां पे 3 सेल्स लेकर चलूंगा, ठीक है, और इनमें हम अलग अलग मेटल आयन का सोल्यूबल सॉल्ट डाल दें, और इन सभी में से अगर हम बराबर समय तक बराबर करंट पास करें, या कह दो कि बराबर चार्ज पास करें, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स पे कितना इलेक्ट्रोलाइट का वेट डिपॉजिट होगा, ये इनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। ये कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने क्या बोला है। जैसे मैंने 3 सेल लिए, मैंने सबसे पहले वाले में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और तीसरे वाले में मान लीजिए मैंने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया है, यहां लिया मैंने एक्वस CuSO4, यहां लिया है मैंने एक्वस AlCl3, यहां लिया है मैंने एक्वस AgNO3। तीनों में मेटल अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता हूं सेम टाइम के लिए, ठीक है ना। सेम चार्ज सेम करंट पास करने का ही तो मतलब है। ऐसे नंबर लेके चलो 1 फेराडे ही लेके चलते हैं, है ना, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन सब में से हमने गुजारे हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। इधर जो है कैसे दिखाए, यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास कैथोड पे, यहां भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है जी। मतलब 6.022 into 1023 इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये आपका ये कैसे टूटता है, Cu2++ SO4 2 माइनस में, ये कैसे टूटता है Al3++ 3Cl माइनस में, ये कैसे टूटता है आपका Ag++ NO3 माइनस। एक काम करो, एक्वस भी छोड़ो, इन्हीं का सोल बस यही मोल्टन स्टेट में रखा है मैंने, ये क्या मोल्टन स्टेट में रखा है। अब क्या होगा, देखिए, जो कॉपर है, मैं इनका एटॉमिक वेट लिखता हूं पहले। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिल्वर का होता है 107.8 होता है, मैं 108 लिख रहा हूं। अगर मैं इनको ग्राम में लेके चलूं, इतना ग्राम, इतना ग्राम और इतना ग्राम, तो इतने इतने ग्राम वेट जो है ना इनका, वो कितने इलेक्ट्रॉन, वो मतलब मैं कह सकता हूं कि जब 6.022 into 1023 इतने एटम्स जो होंगे, जो उनके 6.022 into 1023 इतने एटम्स का वेट है, ये भी और ये भी। अच्छा जी, समझ में आई इतनी बात क्या बोल रहे हो। अब होता क्या है, कॉपर पे है प्लस का 2 चार्ज, तो इसके एक आयन को चिपकाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक आयन को पकड़ेंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन इसके 50 को पकड़ेंगे, मतलब आधे। तो इसके अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूंगा तो कॉपर के कितने आयन डिपॉजिट होंगे वहां पे जाके, आधा मोल ही तो होंगे, है ना। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। तो यहां पर हमारे पास जो कॉपर डिपॉजिट होगा, जो यहां पे कॉपर डिपॉजिट होगा, वो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, आधा मोल, 0.5 मोल कॉपर, ठीक है जी, गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, आगे बताइए। अगर बात करूं मैं
एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो इसके देखो 3 इलेक्ट्रॉन मिलके इसके एक आयन को पकड़ेंगे, तो 300 इलेक्ट्रॉन मिलके इसके 100 आयन को पकड़ेंगे, 1/3। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसके कितने आयन को पकड़ पाएंगे? 1/3, यानी कि 0.33। तो यहां पे कितना होगा? 0.33 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, और इसकी बात करो, +1 चार्ज है, तो इसके एक आयन को पकड़ने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने आयन पकड़ेंगे? 1 मोल ही पकड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा? 1 मोल ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड। अच्छा जी, ठीक है। तो देखो जो डिफरेंस बना है वो वास्तव बना किस कारण? चार्ज के कारण बना है। क्योंकि देखो समझना इस बात को, अब वेट की बात करूं तो 1 मोल 108 ग्राम जो वजन था, कितने कितने एटम का था? 108 का था। तो यहां पे कितना सिल्वर डिपॉजिट हो गया? 108 ग्राम। ठीक है, इसमें कितना डिपॉजिट हुआ? एल्यूमिनियम का था 27 का 0.33 निकालो, क्या आ गया? 9। यहां पे कितना हुआ? 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया। कॉपर की बात करें तो यहां पे आधा मोल, 1 मोल का वेट था 63.5, आधे मोल का वेट कितना होगा यहां पे? 31.75 ग्राम। तो सीधी सीधी बात ये नहीं है कि बराबर इलेक्ट्रिसिटी बराबर समय के लिए पास की या बराबर चार्ज इन समय से पास किया तो कितना इलेक्ट्रोलाइट का मास इस पर डिपॉजिट हुआ, ये इसके इक्विवेलेंट वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इनके एटॉमिक वेट को इनके जो चार्ज है इनके ऊपर उससे डिवाइड कर दो, क्या आता है आपका? एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी या चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट ही तो आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरह से यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देख लेते एक बार फैराडे सेकंड लॉ की। देखिए कहता है दो या दो से इलेक्ट्रोलिक सेल्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और उनमें से सेम चार्ज पास किया जाए तो किस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइट का कितना वेट डिपॉजिट होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका इक्विवेलेंट वेट क्या है। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या चीज बनती है। जैसे मान लो मैंने 2 सेल बना दिए, सेम चार्ज इनमें से मैं पास कर दूं, और इस बार मैंने सीरीज में कनेक्ट करके दिखाया, वैसे दिखा दिया आपको। ठीक है, तो मैंने माना यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पर वेट डिपॉजिट हुआ है वो है WA, और इसमें जो एलिमेंट था उसका इक्विवेलेंट वेट है EA। यहाँ पर जो वेट डिपॉजिट हुआ मैंने मान लिया WB, और उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? EB। ठीक है, तो क्योंकि इनमें से सेम चार्ज पास हुआ है, अगर मैं फैराडे में चार्ज को लेके चलूं, देखो जब I और T की मल्टीप्लाई करते हो एम्पेयर और सेकंड की, तो जो चार्ज आएगा ना वो कॉलम में आएगा, उससे आप 96500 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फैराडे में आ जाएगा। अगर मैं कहूं दोनों में से इक्वल फैराडे चार्ज मैंने पास किया है, ठीक है, तो देखो इस पर जो वेट डिपॉजिट होगा, जो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके इक्विवेलेंट वेट के। ये तो बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? W/E, अगर मैं इसे W इज इक्वल्स टू, इसे कोई कांस्टेंट मान लो K बना दिया E, तो W/E क्या हो गया आपका? K हो गया ना। तो ठीक वही चीज यहाँ पे है। ये K क्या है? किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने लिया ये कि सेम चार्ज मैंने पास किया, WA वेट डिपॉजिट हुआ जो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? इसके इक्विवेलेंट वेट के, तो WA डिवाइडेड बाय EA, ये आ गया। अब क्योंकि यही चार्ज किस में से पास हुआ? सेम टू सेम दूसरे में से पास हुआ है, तो उसका भी जो वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा वो इसी के तो इक्वल आएगा, क्योंकि ये चीज क्या कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WA डिवाइड बाय EA इज इक्वल्स टू WB अपॉन EB।
WaW भी क्या है इसके अंदर, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट कैसे लिख सकता हूं ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, WA/WB इज इक्वल्स टू EA/EB। इसमें WaW क्या है, ये वेट है जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये क्या है, जो हमने सॉल्ट भरे थे यहां पे, ये A बोल दिया, इसको B बोल दिया, A और B, इनके इक्विवेलेंट वेट्स हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आयन। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनता है जिसके बेस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ उसके फॉर्मूले बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। एक तो चीज और ध्यान रखनी है आपको, किसी एलिमेंट के मेटल आयन पर जितना चार्ज होता है +2 +3, अगर इतना ही फैराडे आप चार्ज पास करेंगे तो उसका जो भी एटॉमिक वेट होगा इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, फैराडे की टर्म में। कॉलम में पूछेगा तो एफपी का सिर्फ क्या लिखो 96500, क्योंकि एक फैराडे में इतने कॉलम होते हैं कि इतना कॉलम चार्ज पास होगा तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, इस एटॉमिक वेट के जितना। ऐसे ही कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी गई हो आपको, तो देखो यहाँ पे इस पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे 0 है, पर क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 एटम के लिए पूछा, तो 2 पे करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा ये आपका। एक पे +3, एक पे +3 से 0, 3 का डिफरेंस था, 2 पे कितना हो जाएगा, +6 का हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो 6 का अंतर आ गया। तो 6 फैराडे चार्ज पास करेंगे तब जाके ये आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो होगी। और आप कॉलम में बात करेंगे तो 6 × 96500 कॉलम ये आ जाएगा। अब जब क्वेश्चन करते हैं तब आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए, कैथोड चार्ज इन फैराडे, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+। तो पहला जो इसका पोर्शन इसे करते हैं MnO4- से Mn2+। Mn की बात हुई, उसी का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन में कितना है, +7 है ना, x +4 और ओ पे कितना होता है -2 इक्वल टू जो भी ऊपर चार्ज होता है सोल्व करके क्या आएगा, x = 7 आ गया। तो 7 से कहां जा रहा है, 2 में, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कितना डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, 5 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस करने के लिए क्या चाहिए, 5 रिडक्शन ऑफ 1 मोल, हाँ 1 मोल के लिए पूछा है ना, तो 5 फैराडे चाहिए होगा। कितने चाहिए होंगे, 5 फैराडे, ठीक है। सेकंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया है दोनों में, उसका क्या F लगा दो, एटम दोनों का 1 मोल के लिए पूछा है। अगला पूछा 2.5 मोल ऑफ Cr2O72 2 Cr3+। देखो जरा एक बात को, दूसरा कहता है Cr2O72- से Cr3+, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकाल लो पहले। इस पे +6 है क्योंकि 2x, Cr को x माना, भाई डॉक्स रिएक्शन में करवाए जाते हैं कि इस तरह से ऑक्सीडेशन में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसको x माना तो 2x हो गया, प्लस में 7, ऑक्सीजन में -2 इक्वल टू जो भी चार्ज होता है, सोल्व करके क्या आएगा आपका, x = 6 आ गया, 6 हो गया जी। यहाँ पे कितना +3 है, लेकिन यह Cr2 लिखा है तो ट्वाइस करेंगे तो ये +6 से कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा 12 पे, 2x क्या हो जाएगा 12, और इसका 2x क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x क्या है, इसका चार्ज कितना है 3, तो 2 टाइम करेंगे 6, तो डिफरेंस कितने का है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं 6 फैराडे चार्ज पास करता हूं, 6 फैराडे, तो इसका 1 मोल जो है Cr272- का, वो इसके Cr3+ में कन्वर्ट होगा, इसका 1 मोल, ठीक है ना। तो अगर 1 मोल की बात करते हो तो 6 फैराडे है डिफरेंस। तो इसने बोला 2.5 मोल के लिए कितना होगा, जब 1 मोल के लिए जरूरत पड़ रही है 6 फैराडे की, तो 2.5 मोल के रिडक्शन के लिए कितनी चाहिए, इनटू 2.5 यानी कि 15 फैराडे, ठीक है। 15 फैराडे आ जाएगा आपका आंसर। जो थर्ड पोर्शन है इसका, वो क्या बोलता है, वो कहता है 10 मोल ऑफ NO3- to N2 NO3- से N2। आप यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा, क्या आ गया, 5 आ गया, x +3
इंटू -2 इक्वल टू -1, क्या आ गया आपका, सॉरी 5 आ गया, 3 नहीं, हाँ 5 आ गया। यहाँ पे x क्या आ रहा है, 0, एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होता है, पर ये 2 है तो इधर 2 करना पड़ेगा ना, तो 2x क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम बराबर करने होते जिसका आप ऑक्सीडेशन में निकाल रहे हो, और इसका 2x में कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितने मोल पूछे इसके, 10 मोल, तो इसके 1 मोल में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 फैराडे का, सॉरी यहां पे इसका डिफरेंस आ रहा है इसके 2 मोल के लिए, NO था, इसके 2 मोल के लिए डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो इसके 10 मोल के लिए कितना आएगा, 50 का। अगर मान लो मैं इसको 1 मोल का लेके चलता तो ये हाफ एंड 2 होता ना, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होता, 5 का होता, 10 मोल के लिए कितना होता, 5 × 10। अब यहाँ पे मैंने जब बैलेंस किया तो NO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 हो गए ना, 2, तो 2 मोल के लिए 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैं कहूंगा 10 मोल के लिए कितने का आएगा, 10 मोल के लिए कितने का आएगा, सीधी सी बात है, इसका 5 टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 फैराडे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 50 फैराडे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट कैथोड बाय पासिंग 19.3 एम्पियर ऑफ करंट, एफिशिएंसी 50% इसकी, फॉर 33 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स through aqueous CuSO4 solution. Also calculate weight of product produced at anode. Okay, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों का यूज होगा। ठीक है, देखिए इसमें भर दिया ना aqueous CuSO4, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो क्या होगा, ये Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में डिकम्पोज होगा, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स H प्लस और OH माइनस में डिकम्पोज होंगे, H2 मॉलिक्यूल हमारे पास है। एनोड की तरफ कौन कौन भागेंगे, जिन पर की नेगेटिव चार्ज है, मतलब सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। कैथोड की तरफ कौन भागेंगे, जिनके पास प्लस चार्ज है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और हमारा Cu2 प्लस आयन। ठीक है, अब इनमें से प्रेफरेंस किस किस को देखेंगे, जब डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं। एनोड की तरफ जब मैं आता हूं, सल्फर में पता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका आप ऑक्सीडेशन कर नहीं सकते यहाँ पे, तो हम कहां पे पहुंचेंगे, हमारे पास आएगा H2, और H2 जब एनोड पे आता है तो हमें पता है क्या रिएक्शन होती है, उसमें O2 गैस लिबरेट होती है। एनोड पर ये रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की बात करेंगे तो H2 और Cu, इसमें Cu2 प्लस जो होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव रह जाती है SRP की वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो कैथोड पे क्या होगा, देखो ये चीज मैं करवा चुका हूं आपको उसके अंदर जो अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस चला था। ठीक है, तो वो लेक्चर देख सकते हो आप, उसमें हमने 3 लेक्चर ली उसी चीज के। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसने बोला आपको बताना है कि इतना एम्पीयर करंट, अब पहले तो ये देख लो कितना चार्ज इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, अब चार्ज से मैं निकालूंगा, चार्ज का एक फॉर्मूला IT होता है, करंट हमारे पास कितना 19.3 एम्पीयर, और इसकी एफिशिएंसी 50%, तो 50 डिवाइड बाय 100 ये आएगा इसका कितना एम्पीयर। फिर बोलता टाइम कितना है, टाइम बोलता 33 मिनट 20 सेकंड, 33 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 20 इसमें ऐड कर दो, 6 × 18, 18 180, 18 से 180 1980 2000, ये 2000 होना चाहिए, 33 × 60, हाँ 1980 और 20, ठीक है, ये हो गया 2000। ठीक है, टाइम हमारे पास है 2000 सेकेंड। यहां से मेरे पास क्या आएगा, जो चार्ज आएगा कॉलम में आएगा। ठीक है, चार्ज इसने बताया नहीं कॉलम में निकालना है या फैराडे में निकालना है, तो ठीक है हमारी मर्जी उसके की। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, और कैलकुलेशन सिंपल रहे इसलिए मैं इसको फैराडे में लेके चलता हूं। 96500 कॉलम से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास आएगा 19.3
इंटू 0.5, इस हिस्से को सोल्व करेंगे, हमारा आगे 9.65, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते 2000 से, ठीक है, तो हमारे पास आता है इसको सोल्व करके 19300, 19300 डिवाइड बाय 96500, डिवाइड बाय 96500, 0.2 फैराडे, ये कितना चार्ज पास हुआ इसमें से 0.2 फैराडे, ठीक है। अब ये कहता है आपको ये बताना है कि जो कैथोड है उस पर कितना वेट डिपॉजिट होगा। कैथोड पर क्या जा रहा है, कॉपर आयन जा रहा है हमारा, ठीक है, तो कॉपर आयन हमें पता है अगर 2 फैराडे चार्ज पास करता मैं, 2 फैराडे, इतना चार्ज पास करने पर कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना कि कॉपर का एटॉमिक वेट है। तो इसमें देखो n के, इसमें Cu के ऊपर क्या 2 प्लस चार्ज है ना, मैंने बताया ना m के ऊपर n प्लस, तो n फैराडे चार्ज पास करने पे क्या होता है, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है उतना वेट डिपॉजिट होता है। तो ऐसे 2 फैराडे चार्ज जो है विल डिपॉजिट कितना 63.5 ग्राम कॉपर। 1 फैराडे से कितना होगा, 0.2 फैराडे से कितना होगा, तो डिवाइड बाय 2 फैराडे इनटू 0.2 फैराडे, तो यहां से क्या होगा, जो कैंसिल हो, इससे 10 पे कैंसिल हो जाएगा, फैराडे से फैराडे कैंसिल हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 6.35, 6.35 ग्राम कॉपर, इतना कॉपर इसमें डिपॉजिट होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बोलता है, ये दूसरा बोलता है इसके अंदर आल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट एनोड, एनोड पे निकल रही है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, हमें चार्ज पता चल चुका 0.2 फैराडे चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, तो मैं देखो ऑक्सीजन जो होता है एक O पे होता है माइनस का 2 चार्ज, तो 2 O पे कितना होगा माइनस का 4, ठीक है, मतलब 2O-2 से O2, डिफरेंस कितने का, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यहां पे x की वैल्यू कितनी 0, अब यहां पे 2 लिए ना तो 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4, और यहां पे 2x कितना हो जाएगा 0, डिफरेंस कितने का 4 का, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को, कभी सोचो -4 और 0 -4 का डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा 4 का होता है। एक बच्चा 4 रोटी खा रहा है 5 मिनट के अंदर, दूसरा 2 रोटी खा रहा है 5 मिनट के अंदर, तो क्या बोलोगे कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से हर 5 मिनट में 2 रोटी तक खा रहा है, या जो दूसरे वाला है वो पहले वाले से हर 5 मिनट में 2 रोटी कम खा रहा है, आप ये नहीं कहोगे -2 रोटी खा रहा है, समझे, तो डिफरेंस कभी नेगेटिव में नहीं लिया जाता है। कितना फैराडे बना 4 फैराडे, तो 4 फैराडे चार्ज विल डिपॉजिट या विल लिबरेट, ऑक्सीजन गैस है तो लिबरेट वर्ड यूज करूंगा मैं, कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इसमें 32, तो यहां पे क्या आएगा 32 ग्राम्स, तो 1 फैराडे से कितना होगा 0.2 फैराडे से कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो 32 डिवाइड बाय 4 फैराडे इनटू 0.2 फैराडे, 32 ग्राम था। अब भाई जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है, पॉइंट हटाओगे आप इधर 40 कर दोगे, 2 से काटोगे 20 आ जाएगा, और 20 आएगा, फिर इसको डिवाइड, इसको आप करोगे तो कितना आएगा आपका 1.6 सॉरी 1.6 कितना आ गया 1.6 ग्राम O2, इतनी O2 लिबरेट होगी हमारे पास एनोड से, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थिकनेस वाले क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं तो उसको समझते हैं पहले। ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड का एरिया दिया जाता है, ठीक है, हमें भी वो दिया गया है, देखिए, तो इसने पूछा है कि जो आपके पास सिल्वर की इलेक्ट्रोड Ag प्लस है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन चिपकेगा, ठीक है, इसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ गई है ऐसे, तो कह रहे हैं परत चढ़ी है ना,
इसकी मोटाई बताओ कि इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर की कितनी मोटी परत चढ़ी है। तो ये पूछ रहा है हमसे थिकनेस के बारे में। ये जो थिकनेस है, मोटाई, इस थिकनेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको एरिया दिया जाएगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये गिवन होगा, और साथ में जिसकी लेयर चढ़ रही है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है, जिस एलिमेंट की जिसकी परत चढ़ाई जा रही है, उसकी डेंसिटी दी जाएगी, वो हमें दी भी गई है। अब देखो, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। और फैराडे लॉ तो कितना वेट डिपोज में किससे निकाल सकते हो उस मास को हम, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। वो क्या बोलता है कि इसका m किसके बराबर होगा, ZQ की, m इक्वल टू ZQ, तो इक्वल टू ZQ लिख दूं मैं यहां पे, और Z क्या था आपका E बाय 96500। ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। अगर आपको करंट वाली टर्म दे रखी हो, करंट और सेकंड जैसे किसमें दे रखा है, एम्पियर और सेकंड में बात कर रखी है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E डिवाइड बाय 96500, सॉरी Q नहीं, I इंटू T, I डॉट T, IT इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। देख लेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, तो हमें क्या दे रखा है, ठीक है, एरिया दे रखा है, हाँ जी एरिया दे रखा, कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे हम इसको। करंट कितना 9.65 एम्पियर, 9.65 एम्पियर। सिल्वर की बात कर रहे हैं ना ये, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 108, चार्ज उस पे 1 होता है, तो उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दो 1 से, क्या रहेगा, वही रहेगा आपका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 16 मिनट, 16 मिनट 40 सेकंड, 16 76, 76 760 और 40 कितना हो गया 800 सेकंड हो गया, सॉरी 16 96, 16 96, 16 16 इंटू 60 कितना हो गया 960 और 40 तो 1000 सेकंड हो गया। सब कुछ पता, थिकनेस निकाल दो, बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 108 डिवाइड बाय 96500 इंटू 9.65 इंटू 1000 इक्वल टू डेंसिटी 10 दे रखी है, डेंसिटी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू एरिया कितना दे रखा है, एरिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इंटू थिकनेस ये हमें निकालनी है। कट कर दो फटाफट, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, इसको हटाऊं, इसको हटा के अगर मैं 2 जीरो लगा दूं ऐसे, 96 से गया वो कितना 1, ये बन गया आपका, इसकी 3 जीरो से इसकी 3 जीरो काट दो। ठीक है, 108 डिवाइड बाय 10। अब यहां पे अगर बात करता हूं क्या आएगा 108 10.8 हो जाएगा डिवाइड बाय 10, ये 10 नीचे जाएगा, फिर 1000 नीचे जाएगा, 10 पर 4 हो गया, इक्वल टू क्या है थिकनेस। तो थिकनेस क्या बची आपके पास, बनी 10.8 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टर्म में निकलेगा आपका जो ये थिकनेस निकलेगी। तो इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते फिर आगे। तो स्टूडेंट फैराडे लॉ में हमें इतना डिस्कस करना था, इसके बाद मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।